व्हाट इज ब्यूटी? इंडियंस स्पेशली हमको गोरे होना इस सबसे प्रायोरिटी है, जबकि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर ब्राउन स्किन. वी आर लेस प्रोन टू स्किन कैंसर्स बिकॉज ऑफ आवर ब्राउन कलर. जब हम अपने बॉडी के लिए कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वेदर इट इज स्किन, हेयर और एनीथिंग, मेरे हिसाब से डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना ये सबसे जरूरी है. स्किन पे ज्यादातर इट विल बी लाइक पिगमेंटेशन, प्रीमैच्योर एजिंग, प्रीमैच्योर ग्रेइंग, ये सब चीजें नजर आती है. जनरली मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपकी स्किन ग्रे दिख रही है, भले गोरी हो ना हो, बट ग्रे नहीं दिखनी चाहिए. ग्रेनेस इज इक्वल टू वो डलनेस, या फिर इट्स नॉट वेल, स्किन इज नॉट डूइंग गुड. इफ यू आर नॉट अ कोरियन स्किन केयर एंड ट्रीटमेंट्स आर नॉट फॉर यू. विदाउट टू मच ऑफ फ्रिक्शन वाला मसाज करते हो तो इट्स गुड इनफ. बट अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे बाल लंबे घने हो जाए, जो नहीं एड्स में वगैरह दिखाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. सीरम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो और सनस्क्रीन इज कंपल्सरी. ऐसा नहीं है कि मेरी ऑयली स्किन है तो वैसे भी ऑयल प्रोटेक्ट करता है तो मैं सनस्क्रीन यूज नहीं करूंगी या करूंगा, ऐसा नहीं होता है. हेलो एंड वेलकम टू द टॉक टाइम पॉडकास्ट सीरीज। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जुड़ी हुई है। उनका नाम है डॉक्टर प्रिया पारेख। डॉक्टर प्रिया एक एस्थेटिक फिजिशियन, टेडेक्स स्पीकर और सोशल एक्टिविस्ट है। लेकिन इनकी जर्नी सिर्फ ब्यूटी और वेलनेस तक सीमित नहीं है। उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिलेंथ्रोपिक साइड भी है। 2019 में उन्होंने, जो कि मेन एम्पावरमेंट और जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी क्रिएट करना है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रिया पारेख का। हाय मैम। सो मैम, आप एक डॉक्टर है, आप एक टेडेक्स स्पीकर है, आप एक एंटरप्रेन्योर है और सोशल एक्टिविस्ट भी है. सो ऑल ऑफ दिस टुगेदर, हाउ हैज योर जर्नी स्टार्टेड? Thank you so much. Honestly, every woman has a journey and so have I had it. पर मैं ये कहना चाहूँगी कि 2012 की बात होगी जब मेरी बेटी 1 साल की थी एंड मुझे लगा कि कुछ अलग करना चाहिए. और अलग करते वक़्त मुझे लगा कि अगर मैं डॉक्टर हूँ और उसके साथ-साथ मुझे ब्यूटी एज़ अ सब्जेक्ट बहुत पसंद था, तो मैं एस्थेटिक्स में आ गई और एस्थेटिक उस वक़्त बहुत नया-नया था. तो आई वाज़ फॉर्च्यूनेट कि मुझे सब सीखने को मिला बहुत बड़े-बड़े मेरे टीचर्स से. एंड उस जर्नी में लकीली विद गॉड्स ब्लेसिंग्स मैं बहुत आगे निकल आई. एंड टुडे आई कैन से दैट यस, पुणे में मैं वन ऑफ द डॉक्टर्स हूँ जिसको एस्थेटिक्स हम 15 साल से कर रहे हैं. एंड आई एम प्राउड टू से कि ये जर्नी का जो भी एक शेप रहा, इट हैज़ बीन एक्सीलेंट. टेडेक्स स्पीकर, टेडेक्स वो एक अपॉर्चुनिटी आई जब ये सब चल रहा था. एंड ऑब्वियसली सोशल एक्टिविस्ट, आई वर्क फॉर मेन एम्पावरमेंट. तो वो एक अलग मेरा एक मन की इच्छा थी. 2019 की बात है जब ये आइडिया मेरे मन में आया और हमने मी टू वी मिशन 2034 शुरू किया. बट दैट्स अमेजिंग। मतलब विमेन एम्पावरमेंट पे तो बहुत लोग बात कर रहे हैं, बट विमेन टॉकिंग ऑन मेन एम्पावरमेंट इज समथिंग लाइक रियली अमेजिंग. आई थिंक जब हम जेंडर इक्वालिटी या न्यूट्रलिटी की बात करते हैं और अगर हर कोई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेगा तो किसी ना किसी को तो मेन एम्पावरमेंट के लिए आवाज उठानी पड़ेगी. वाओ, सो वेल सेड. नाउ दैट आप एस्थेटिक्स के बारे में बोल रहे थे, तो इंडिया में एक लुकिंग फेयर इज ब्यूटीफुल ये माना जाता है. मैक्सिमम लोगों को अगर आप पूछे तो यही बोलते हैं कि सुंदर कौन दिखता है, तो गोरा रंग जिसको है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? व्हाट इज ब्यूटी? आई थिंक ये बहुत इट्स अ सैड थिंग, इट्स अ शेमफुल थिंग कि आज भी हम इंडियंस स्पेशली हमको गोरे होना इस सबसे प्रायोरिटी है, जबकि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर ब्राउन स्किन. राइट. आप यकीन नहीं मानेगी कि ब्राउन स्किन के इतने फायदे होते हैं. सबसे बड़ा फायदा है कि वी आर लेस प्रोन टू स्किन कैंसर्स बिकॉज ऑफ अवर ब्राउन कलर. ओह. बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली सबको गोरा होना है. एंड कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार है इसके, बिकॉज हमने ही एक बेंचमार्क रखा है कि गोरा है तो अच्छा है. सो एस्थेटिक्स में यस, स्किन लाइटनिंग इज अ वेरी बिग थिंग. बट पर्सनली मैं अपने क्लिनिक में हमेशा हर एक को काउंसलिंग करती हूँ कि हम गोरे होने की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम स्किन अच्छी होने की ट्रीटमेंट करेंगे. जैसे आजकल तो बहुत सारे हम रील्स भी देख रहे हैं ऑन स्किन केयर. तो
काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम बिना सोचे बस सुन लेते हैं और करने लगते हैं, एंड देन देयर आर रिपरकशंस टू इट। So what do you have to say about this information and misinformation? How to, get a right way? सबसे पहले तो रील्स देखने की चीज़ है, हर चीज़ फ़ॉलो करने की चीज़ नहीं। Mm. ओके? सो ये अगर बात हम समझ लें, तो आई थिंक आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स निकल जाएगी। Right. दूसरी चीज़, जब हम अपने बॉडी के लिए कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वेदर इट इज़ स्किन, हेयर और एनीथिंग, मेरे हिसाब से डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना ये सबसे ज़रूरी है। हर चीज़ अगर हम फ़ॉलो करने लगेंगे, तो वो ना अपने बॉडी के लिए, अपने स्किन के लिए ठीक रहेगी, बट जैसे आपने कहा उसके बैड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। ट्रू, ट्रू। हम एस्थेटिक्स की बात कर रहे थे। तो आजकल ना हम बहुत डल स्किन, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशंस देख रहे हैं। स्पेसिफिकली विमेन रिलेटेड ये इश्यूज़ हमें ज़्यादा देखने मिलते हैं आफ्टर 25-30, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं? सो पहले के ज़माने में एक ऐसा था कि औरतें मोस्ट ऑफ द टाइम घर के अंदर थी। सन एक्सपोज़र नहीं था, वो काम नहीं करती तो उनका स्ट्रेस लेवल अलग टाइप का था। आज की औरतें कैसे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है, हार्मोनल इम्बैलेंस उस हिसाब से ज़्यादा है, नींद की साइकिल अलग है। तो इस सब में मेरे हिसाब से इट अफेक्ट्स योर स्किन एंड हेयर एंड ओवरऑल बॉडी। तो अगर हम स्किन और हेयर की बात करें, तो ऑब्वियसली एक आप बोलते हो यूवी एक्सपोज़र ज़्यादा हो गया है, मेकअप या फिर केमिकल एक्सपोज़र ज़्यादा हुए हैं, स्ट्रेस और जंक फूड ज़्यादा हुआ है, जो पहले के नहीं ज़माने में नहीं था। तो ये सब फैक्टर्स आप अगर मिलाओगे, तो कुछ ना कुछ उसके रिपरकशंस आने वाले हैं, और स्किन पे ज़्यादातर इट विल बी लाइक पिगमेंटेशन, प्रीमैच्योर एजिंग, प्रीमैच्योर ग्रेइंग, ये सब चीज़ें नज़र आती है। तो क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए? तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट इज कि डॉक्टर के पास ऑफ कोर्स जाना ही चाहिए ट्रू। टू हैव अ कंसल्टेशन, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लाइफस्टाइल। आप आपकी लाइफस्टाइल किस हिसाब से उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि नींद, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं 4-5 घंटे सोती हूँ और सोता हूँ तो मुझे ठीक लगता है। आई फील कि एक अच्छी 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। नींद से पहले अगर आप सोशल मीडिया ना देखें, तो आपकी नींद की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप जब खाना खाते हो, आर यू श्योर कि आपके हर इंग्रेडिएंट जैसे प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन सब जा रहे हैं। अब बैलेंस डाइट, सी ये कोई रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है, ये बहुत पहले जमाने से ही सब लोगों ने बोला है, बस हम भूल गए। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आप अगर ये सब चीजें चेंजेस आपके लाइफ में लाते हो, तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ओवरनाइट चेंजेस आने वाले हैं, धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप खुद ही आप में वो चेंजेस नोटिस करने लगोगे। जब हम स्किन की बात करते हैं, तो व्हाट इज गुड स्किन एक्चुअली? गुड स्किन इज डेफिनेटली समथिंग विच इज गॉट नो एक्ने, आप पकड़ लो कि कोई पिंपल्स नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, प्लेन है, अर्ली एजिंग साइंस नहीं दिख रहे हैं, हेल्दी है, पिंक ग्लो दिख रहा है उसमें। जनरली मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपकी स्किन ग्रे दिख रही है, भले गोरी हो ना हो, बट ग्रे नहीं दिखनी चाहिए। ग्रेनेस इज इक्वल टू वो डलनेस, या फिर इट्स नॉट वेल, स्किन इज नॉट डूइंग गुड। ओह, ओके। सो अगर हमें, मतलब ऑफ कोर्स डॉक्टर ट्रीटमेंट इज समथिंग व्हिच वी ऑल आर सपोज्ड टू गो टू द डॉक्टर एंड चेक, बट ऐसा हम क्या कर सकते हैं हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में, घर में, जैसे हम डीआईवाई बोलते हैं, टू कीप द स्किन ग्लोइंग? मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट इज यूज योर स्किन केयर रूटीन वेरी रेगुलरली, बेसिक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये एक चीज़ है। डोंट ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग, मत करो। ओके, यस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं खुद ये मानती हूँ कि अगर आपके डेफिशिएंसीज है कोई भी टाइप के, लाइक आयरन हो, B12 हो, D3 हो, उसके सप्लीमेंट्स रेगुलरली लीजिए। ओके। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर एक को बोलती हूँ, स्पेशली मेरे ब्राइड्स को बोलती हूँ कि अपने फूड में एक ग्रीन ग्रीन लीफी वेजिटेबल और एक कलर, मतलब एक फ्रूट होना ही चाहिए। ओह, वाओ, ओके। तो जैसे आपने बोला कि एक बेसिक स्किन केयर रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए। नाउ दैट आजकल ना सब कुछ ओवर द काउंटर मिल जाता है। आप मेडिकल में जाइए, उनको बोलिए फेस वॉश दीजिए, मॉइस्चराइज़र दीजिए, अच्छा कौन-सा है, ही विल ओनली रिकमेंड। तो हमें क्या याद रखना चाहिए कि अगर हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए?
सो बेसिकली ऑलवेज अंडरस्टैंड कि पहले तो आपको आपकी स्किन टाइप पता होनी चाहिए। ओके। ओके, सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी स्किन अगर ऑयली है, मतलब क्या कि आप सुबह जब उठते हो तब आप जब ऐसे हाथ लगाते हो इट विल हुँ, बी ऑल ऑयली, स्टिकी, हुँ, ग्रीजी। ओके, तो ये है ऑयली स्किन। अब ऑयली स्किन के लिए नॉर्मली हम बोलते हैं कि कोई भी ऐसा फेस वॉश जो फोम करता हो, जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, वो हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी टाइप का हैवी मॉइस्चराइजर नहीं यूज करेंगे बिकॉज ऑलरेडी यू हैव अ लॉट ऑफ ऑयल। राइट, करेक्ट, तो आप सीरम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो और सनस्क्रीन इज कंपल्सरी। ऐसा नहीं है कि मेरी ऑयली स्किन है तो वैसे भी ऑयल प्रोटेक्ट करता है तो मैं सनस्क्रीन यूज नहीं करूंगी या करूंगा, ऐसा नहीं होता हुँ, है। हुँ, ठीक है, जब आप कहते हो कि मेरी ड्राई स्किन टाइप है, ड्राई स्किन मतलब आप सुबह जब उठते हो तब खिंची खिंची सी लगती है, ऐसा लगता है यार कुछ लगा दूं। हुँ, तो उस वक्त मैं उस स्किन टाइप को बोलती हूँ कि आप माइल्ड क्लेंजर्स यूज करो, कोई भी हार्श फेस वॉश मत यूज कीजिए। और ये दोनों मतलब फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, आई एम सेइंग इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर जेंडर। ओके, उसके बाद आप कोई भी टाइप का हैवी मॉइस्चराइजर विद सेरामाइड, पेप्टाइड्स एंड दिस काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर सकते हो। हाइलुरोनिक एसिड जो आजकल सबको पसंद सबको है, बस सबको हाँ, पता है, वो आप यूज कर सकते हो। एंड देन द सनस्क्रीन। राइट, बट इम्पोर्टेंट इज आपका स्किन टाइप। जो हुँ, आप कह रहे थे कि गलतियां होती है, क्योंकि हुँ, बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि किसी का ऑयली स्किन है और वो हैवी मॉइस्चराइजर, वो एक 2 फिंगर रूल करके कुछ आता है, हाँ, आपने सोशल हाँ, मीडिया पे हाँ, देखा होगा। राइट, ये ऑयली स्किन को एप्लीकेबल है ही नहीं। हुँ, बट लोग पोत पोत के लगा देते हैं और फिर पिंपल आ जाते हैं या फिर स्किन एकदम से चिपकी लगती है या फिर किसी कभी कभी डार्क भी लगती है। तो दैट इज द रीजन आपको आपका स्किन टाइप मालूम होना जरूरी है। ज़रूरी है। आप सनस्क्रीन के बारे में बात कर रहे थे। तो आजकल है ना 50 एसपीएफ, 60 एसपीएफ है ना, लॉट ऑफ एसपीएफ, मतलब जितना ज़्यादा नंबर है एसपीएफ का उतना वो प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिकता है। तो इसके पीछे का क्या नॉलेज होना चाहिए हमारे पास? सो आज हम लोग अभी पुणे में बैठे हैं और पुणे का क्लाइमेट तो सबको पता ही है। तो मेरे हिसाब से एज एन एक्सपर्ट आई एम सेइंग दैट 30 to 50 एसपीएफ इज मोर देन सफिशिएंट। ओके। उसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है अगर आप पुणे में हो। हुँ, ओके, प्लस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सनस्क्रीन और सन ब्लॉक्स भी होते हैं। सन हुँ, ब्लॉक्स होते हैं जो टिंटेड कलर का सनस्क्रीन होता है, जो एक फिजिकल लेयर तैयार करता है। तो आपको आपके प्रोफेशन के हिसाब से भी सन ब्लॉक या सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। जैसे कि आपका अगर बहुत ज्यादा धूप में खड़े होके काम करना है, देयर आर आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर हुँ, पीपल, यू नो आउटसाइड वर्क वाले, उनको हम सन ब्लॉक्स रेकमेंड करते हैं सो दैट इट गिव्स अ फिजिकल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, लेकिन आपका अगर इंडोर काम है और ज्यादा से ज्यादा यूवी प्रोटेक्शन है तो वो ब्लू लाइट फिल्टर्स एंड यूवी जो प्रोटेक्शन वाले राइट। सनस्क्रीन है, हुँ, हम वो रेकमेंड करते हैं। वाओ दैट्स अ वेरी नाइस नॉलेज। सो हम पता है आजकल अगर जब हम स्किन केयर और ब्यूटी के बारे में बात करते हैं तो हम ब्यूटी सैलून्स जाते हैं एंड वहाँ पर ज़्यादा करके जो ट्रीट करने वाले होते हैं वो हमें बोलते हैं कि आप ये फेशियल कर लो इससे ग्लो आ जाएगा, ये कंटिन्यू करो, वो कंटिन्यू करो। हाउ इज़ दैट बेनिफिशियल टू अस, और क्या सिर्फ फेशियल करने से स्किन को फ़र्क पड़ेगा? तो एक ज़माना था जब ब्यूटी पार्लर ही सब कुछ थी, ब्यूटी हाँ, पार्लर दीदी ही हमारी एक्सपर्ट हुआ ट्रू। करती थी। बट थैंक्स टू एस्थेटिक्स आज हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ब्यूटी पार्लर इज़ जस्ट अ पैम्परिंग सेशन। हुँ, आप वहाँ जाके रिलैक्स होते हो, आप वहाँ जाके आपकी स्किन हाइड्रेट होती है। ओके, इससे ज़्यादा अगर आप रिजल्ट्स चाहते हो तो आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं और वो मैं मानती हूँ कि डॉक्टर के सुपरविज़न के अंडर ही होना चाहिए। हुँ, आजकल मैंने देखा है कि सैलून्स में बहुत सारी चीज़ें होती है बट एक जानकार इंसान, एक नॉलेजेबल इंसान को पता हुँ, होना चाहिए कि उसे कहाँ जाना है। राइट, राइट। सो एज यू आर सेइंग कि सिर्फ फेशियल करके रिजल्ट आते हैं, मेरे हिसाब से सिर्फ फेशियल रिजल्ट्स कभी नहीं देते। डेफिनेटली पैम्परिंग होता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हुँ, हमारी स्किन हाइड्रेट हो जाती है, उसमें कोई ये नहीं है मुझे। बट मोर देन दैट अगर आज के दिन में हम अगर डिस्कस करें कि पिगमेंटेशन है या फिर हुँ, डार्क स्पॉट्स है या झुर्रियां हैं, हुँ। ऑल दीज थिंग्स आर मोर ऑफ एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स देन सैलून ट्रीटमेंट्स। वाह! ओके। ये जो हम एक्ट्रेसेस देख रहे हैं, लॉट ऑफ चेंज इन देयर
ग्लो बेसिकली अगर हम काफ़ी ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिनका हम शुरुआत के पीरियड में देखें तो वो बहुत अलग दिखते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे आर जस्ट ग्लोइंग डे बाय डे। मेकओवर। यस, मेकओवर। आई एम श्योर दिस मस्ट बी एक्सपेंसिव, मतलब हम जैसे कॉमन लोग क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं और क्या उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? सो एक तो मेकओवर इज़ डेफिनिटली पॉसिबल, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई गिमिक है। ओके। Makeovers are a completely true fact. We can do makeovers and definitely it's an investment. हुँ, अब आप समझो कि आपका फॉर एग्जांपल यू हैव अ प्रोफाइल व्हिच इज़ अ ऑडियंस फेसिंग प्रोफाइल, राइट। ओके? नाउ आपके प्रोफाइल को यू शुड बी लुकिंग प्रेजेंटेबल, रेडिएंट, हुँ, ग्लोइंग because it is important for your perspective, बस your career, राइट। okay? So now here it becomes an investment, हुँ, okay? Now for someone who doesn't have an audience facing kind of a profile but wants to be perceived as someone who is authority or important, हुँ, they also can take it as an investment. तो मेरे हिसाब से जब हम कोई भी चीज कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ. हुँ, एंड एज फार एज द एक्ट्रेसेस आर कंसर्न, उनका काम ही अच्छा दिखना है तो उनको कोई ऑप्शन तो है नहीं. राइट। प्लस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट उनका जो चेहरा है वो बहुत क्लोजअप में दिख के आता है हाँ, बहुत बार स्क्रीन हाँ। पे. सो उनको हम लोगों से ज्यादा करना पड़ता है. हुँ, हुँ, बट इम्पॉर्टेंट लेसन इन एस्थेटिक्स इज कंसिस्टेंसी. अगर आप ये कहोगे कि मैं आज कल या एक महीना भर कुछ करती हूँ और फिर छोड़ देती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता. बिकॉज स्किन और हेयर दोनों ही ग्रोइंग ऑर्गन है. हर 21 दिन में हर सेल चेंज हो रहा है. ओके। तो अगर आप 21 दिन काम करते हो और 22 दिन छोड़ देते हो तो वो सेल बोलेगा कि ठीक है तूने किया, उधर उधर तक मैंने काम किया, उसके बाद मैं छोड़ रहा हूँ. हुँ। सो कंसिस्टेंसी इज द नंबर वन रूल व्हेन इट कंसर्न्स एनी ट्रीटमेंट फॉर स्किन एंड हेयर. सो विमेन अबाव 40 अगर हम देखें तो काफ़ी सारे इश्यूज़ फेस कर रहे हैं विथ लुक्स, विथ एस्थेटिक्स, विथ एवरीथिंग अराउंड देयर बॉडी। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ऑल दिस? सो जैसे मैंने पहले भी कहा कि अनफॉर्चुनेटली वी जज वुमेन अ लॉट. हुँ, हम हर चीज को, मतलब मैंने ऐसे ऐसे भी केसेस देखे हैं कि 20 और 21 साल की लड़कियां मिरर में देख के डिप्रेस हो जाती है कि मैं मोटी हूँ या फिर मैं पतली नहीं हूँ या फिर मेरा शेप ठीक नहीं है. हुँ, सो अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ बॉडी शेमिंग हमारे कल्चर में पहले से है. एंड समवेयर एज आई सेड कि उसका कारण भी हम ही है. बट उसमें आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वुमेन अबाउट 40 जो फेस करती है वो है बेसिकली ओबेसिटी. अ लॉट ऑफ हुँ, टाइम्स वो हर कोशिश करती है, खाना कम खाती है, एक्सरसाइज करती है. आई हैव सीन, मैंने ऐसे ऐसे भी वुमेन देखे हैं जिन्होंने अपने आप को स्टार्व किया है. माय गॉड। बट उनको बस वो एक चीज से डिसमिस किया जाता है कि तुम इनफ एफर्ट्स नहीं ले रही, यू नो. हुँ, सो मेनी टाइम्स मैंने ये भी देखा है कि कितने औरतें अपने ब्लड टेस्ट साल साल 2 साल 5 साल नहीं कराती है. एक खुद को प्रायोरिटी देना हुँ, शायद हम भूल गए हैं. यू नो, ट्रू, विमेन नीड टू प्रायोरिटाइज देमसेल्व्स, तब जाके हम अंदर और बाहर दोनों से खूबसूरत हो सकते हैं. हुँ, ट्रू। सो आप अभी ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे थे, है ना? आजकल मार्केट में ओबेसिटी के ऊपर भी दवाइयाँ मिल रही है। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? तो ऑनेस्टली ओबेसिटी इज अ डिसीज, पहले तो ये आप एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि मोटापा जो है वो सिर्फ दिखने का एक ये नहीं है, बट वो एक डिसीज, मतलब एक बीमारी है. हुँ, ओके. तो सबसे इम्पोर्टेंट ये अगर चीज़ हम एक्सेप्ट करें तो उसके बाद हम उसे ट्रीट करना ज़रूरी समझेंगे. राइट। यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन आर टोल्ड दैट यू नो तुम इनफ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तुमने कितनी सारी चीजें ट्राई करी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, एंड दे हुँ, आर डीमोटिवेटेड कंप्लीटली इन दिस पर्टिकुलर थिंग. ये जो ओबेसिटी मेडिकेशंस आई है, आई कंप्लीटली सपोर्ट देम. ओके। बिकॉज अगर ओबेसिटी एक डिसीज है तो उसको ट्रीट करना जरूरी है. और ओबेसिटी ट्रीट करना मतलब मैं अच्छे दिखने के लिए कर रही हूँ, ये बहुत ही गलत एक धारणा है. हुँ, मैं ओबेसिटी इसलिए ट्रीट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं हेल्दी होना चाहती हूँ. हुँ, यू नो, ओबेसिटी हैज गॉट विसरल फैट एंड सबक्यूट फैट. विसरल फैट मतलब क्या कि जो आपके जो ऑर्गन्स है
हार्ट है, लिवर है, उसके आजू-बाजू जो फैट होता है, जो डेंजर फैट बोलते हैं, हुँ, वो कम करने के लिए मैं ट्रीटमेंट लूँगी। या फिर मेरी जो चर्बी है जिसके वजह से मेरी मूवमेंट ठीक से नहीं हो रही है या फिर मुझे चलने में तकलीफ हो रही है, मुझे फटीग हो रहा है, हुँ, तो मैं उसके लिए ये ओबेसिटी ट्रीटमेंट कर रही हूँ, ना कि सिर्फ अच्छा दिखने के लिए। अगर मैं अच्छी दिखूंगी इस सब के बाद, तो दैट इज लाइक अ गोल्डन थिंग। हुँ, बट क्या मैं सिर्फ अच्छा दिखने के लिए ओबेसिटी ट्रीटमेंट कर रही हूँ? नहीं। इट इज फॉर अ डिसीज विच आई एम गोइंग थ्रू, जिसके वजह से मुझे फटीग हो रहा है, मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, मुझे डेंजर फैट मतलब मेरा हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा। वी ऑल नो के 40 और 45 के बाद मेनोपॉज हुँ। आने लगता है, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। सो मेनी प्रॉब्लम्स कैन हैपन इन विमेन। और अगर हम अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे और ये ओबेसिटी को डिसीज मानकर उसे ट्रीट नहीं करेंगे। डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन का सबसे रूट कॉज़ क्या है? लेट्स टॉक अबाउट डार्क सर्कल्स। सबसे पहले तो डार्क सर्कल्स में एक जेनेटिक फैक्टर भी होता है कि किसी किसी के जो जीन्स मतलब बचपन से ही दे हैव हॉलोनेस एंड डार्कनेस। हुँ, दूसरी सबसे कॉमन चीज होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, अनीमिया। जब आपकी आयरन कंटेंट कम होती है तब आपका डार्क सर्कल्स बढ़ जाता है। तीसरी सबसे चीज है एजिंग। जब हमारा एजिंग या फिर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, तब यहाँ पे जो एक इसेंशियल फैट पैड होता हुँ, है, जो हुँ। कम हो जाता है, तो वहाँ पे भी हॉलोनेस क्रिएट होती है, मतलब एक खड्डा जैसा खड्डा, हाँ। क्रिएट होता है। तो उससे भी आपके डार्क सर्कल्स और उभर के दिखते हुँ, हैं। हुँ। व्हेन यू टॉक अबाउट डार्क सर्कल्स, इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डार्क सर्कल्स क्यों हुए। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, तो वो आपको ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर आपका वेट लॉस हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा एजिंग हुई है, तो देन आपको फिलर्स की ज़रूरत है। सो इट इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन। बट आपको पता होना चाहिए कि आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम किस वजह से। हुँ। बट जैसे कभी कोई-कोई लोग को ना बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स लाइक थिक एकदम ब्लैकिश होता है, क्या वो ट्रीट हो सकता है? येस, दे कैन बी रिड्यूस्ड। मैं ये हुँ, नहीं कहूँगी कि वो चले जाएँगे, बट यू कैन रिड्यूस अप टू 70-80% उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ओके, वॉव! और जब हम पिगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं, तो आजकल ना बहुत सारे एसिड्स मिल रहे हैं मार्केट में, जो हम खुद से लेकर लोग लगा रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। सो इज़ दैट समथिंग व्हिच यू वुड प्रीच? तो सबसे पहले पिगमेंटेशन क्या होती है? पिगमेंटेशन वो होती है कि हमारे जो सेल्स हैं मेलानोसाइट्स, वो हुँ, मेलानिन जो पिगमेंट होता है वो हद से ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। ओके? सो नाउ उस चीज़ के लिए एक्टिव्स होते हैं। एक्टिव्स मतलब क्या कि ग्लाइकोलिक एसिड होता हुँ, है, एज़िलिक एसिड होता है, या फिर जो आप एसिड्स हुँ, बोल रहे हो, हुँ, दीज़ आर एएचए, बीएचए एसिड्स। हुँ। ओके? नाउ दीज़ कैन बी यूज्ड ओवर द काउंटर इन स्मॉल परसेंटेज। ओवर द काउंटर। तो ये जो एसिड्स होते हैं, हम ओवर द काउंटर स्मॉल परसेंटेज में घर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट चाहिए और एक स्टिपुलेटेड पीरियड में चाहिए कि बाबा मुझे 3 महीने में रिज़ल्ट चाहिए, तो देन डॉक्टर के पास केमिकल पील्स होते हैं, हुँ, व्हिच आर वेरी यूज़फुल इन पिगमेंटेशन एंड वेरी सेफ। ओके, ओके। आजकल ना हम बहुत सारा एंटी एजिंग क्रीम के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली एंटी एजिंग कब से हमें शुरू करना चाहिए इस्तेमाल करना और एक्चुअली क्या उसका प्रोसेस है? सबसे पहले जैसे मैं काफ़ी पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ कि और शॉकिंग भी बहुत लोगों को लगता है कि एजिंग प्रोसेस जो है वो 25 मतलब 25 के बाद शुरू होती है। अच्छा, इट इज़ दैट अर्ली। ओह! ओके? सो सबसे पहले जैसे मैंने काफ़ी पॉडकास्ट में पहले भी बोला है और काफ़ी शॉकिंग भी लगता है सबको कि एजिंग जो है वो 25 के बाद शुरू हो जाती है। इट इज़ दैट अर्ली, ओह! 25। नाउ ये 25 टू 30 की जो ब्रैकेट है, हुँ, उस वक़्त अगर आपने को एजिंग प्रोसेस स्लो करनी है, तो सबसे पहले आई हैव टू से कि आपने सनस्क्रीन यूज़ किया है कि नहीं? बिकॉज़ लैक ऑफ सनस्क्रीन से प्रीमैच्योर एजिंग हो जाती है। अच्छा। ओके? इम्पोर्टेंट अगेन डेफिशिएंसीज़। हुँ, आप कितने हेल्दी हो, उस हिसाब से आपकी एजिंग प्रोसेस जल्दी होती है या फिर स्लो होती है। हुँ, देखो एजिंग तो होनी ही है, हर एक को एज होना है, बट आपको कैसे दिखना है वो एजिंग प्रोसेस में, वो बहुत ज़रूरी है। हुँ, कि आपको 25 में 30 जैसा लगना है, आपको 40 में 50 जैसा लगना है कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट
हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको 40 की उम्र में 20 का दिखना है। हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 40 में वो 20 वाली लड़की को बता सकते हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल जर्नी अहेड, हाउ नाइस। यू नो। So that is why anti-aging treatments are important and very appropriate treatment, मतलब जो जिसको चाहिए वो ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जैसे आपने कहा क्रीम्स, तो 25 से 30 के ब्रैकेट में रेटिनॉल क्रीम्स होते हैं। अगेन प्लीज यूज विद डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन एंड कंसल्टेशन, हर एक को सूट नहीं होता है। ओके उसके बाद जो है 30 टू 40, 30 टू 40 में अगर आपने सब चीज फॉलो की है पहले, तो आप केमिकल पील्स, लेजर्स, मेडिफेशियल्स, ये सब चीजें शुरू कर सकते हो ऑन मंथली बेसिस। ओके अब आप मुझे कहोगे कि फिर मंथली बेसिस करना है तो फिर कब तक करना है? तो मैं हमेशा एक ही स्टेटमेंट बोलती हूँ सबको, वेदर इट इज अ मैन और अ वुमन, जब तक अपने को प्रेजेंटेबल रहना है तब तक अपने को ये सब करना है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट। क्या आप ऐसे बोलते हो कि 40 के बाद मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी? You know, investment is like a lifelong process and so is skin and hair treatments. True. But आजकल विथ लॉट ऑफ नॉलेज डू यू थिंक दैट ये ज़्यादा हाइप हो गया और इसका मतलब जो हम चार्जेस बोलते हैं इट इज़ बिकमिंग वेरी कॉस्टली फॉर द कॉमन मिडिल क्लास पीपल? Honestly, if you ask me ना, मिडिल क्लास, हायर क्लास, इसमें कोई है ही नहीं, बिकॉज मैंने खुद देखा है कि लोग पीवीआर में जाके भी 500 रुपए का पॉपकॉर्न लेते हैं और फिर बाहर आके 500 रुपए के लिए हैगल भी करते हैं, यू नो। सो आई थिंक इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए, व्हाट इज योर प्रायोरिटी इन लाइफ। अगर आपकी प्रायोरिटी हेल्थ है तो आप ब्लड टेस्ट करके आपके सप्लीमेंट्स लोगे। आपकी प्रायोरिटी अगर अच्छा दिखना है तो आप स्किन ट्रीटमेंट्स करोगे। मैंने कितने औरतों को देखा है कि वो हर महीने जाके महंगे महंगे स्पास करते हैं, हेयर कलर्स लगाते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं एंड एंड में हेयर फॉल हो जाता है। बट यही जब औरतें डॉक्टर के पास जाती है तब दे विल स्टार्ट निगोशिएटिंग फॉर 500 and 1000 रुपीज, यू नो। सो अपनी अपनी एक प्रायोरिटी होती है, राइट। सो आई डोंट थिंक के कॉमन मैन के लिए कोई भी चीज मुश्किल है। आपकी प्रायोरिटी सेट है तो आप वहां पे इन्वेस्ट करोगे, आपकी प्रायोरिटी अगर वो नहीं है तो आप वहां पे इन्वेस्ट मत कीजिए, राइट। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट्स ना, आजकल ये पार्लर्स में भी ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। यस पील्स या हेयर ट्रीटमेंट्स है। पील इनफैक्ट विद दे हैव दिस मशीनरी एंड दे से दैट यू नो डॉक्टर से ज़्यादा सस्ता आपको सेम करके मिलेगा। तो क्या हमें विश्वास करना चाहिए इन सब चीज़ों पे? सो ऑलवेज रिमेंबर, क्या आपको अगर हार्ट अटैक आता है तो आप केमिस्ट के पास से एस्पिरिन लोगे कि डॉक्टर के पास जाओ? सिंपल। चलो हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो हम डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, लेकिन क्या आप आपके स्किन के लिए ऐसा चांस लोगे? ऑलवेज रिमेंबर, मशीन हर कोई खरीद सकता है, मशीन ऑपरेट भी हर कोई कर सकता है, लेकिन जब कुछ चीज गलत हो जाती है तब क्या वो इंसान वो गलत चीज हैंडल करने के लिए रेडी है? यू नो, मैंने बहुत बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जिन्होंने कहीं पार्लर में केमिकल पील कराया और बर्न हो गया। तो उस वक्त पार्लर दीदी ने क्या बोला, आप डॉक्टर के पास चले जाओ। ओके सो मेरे हिसाब से कोई भी अगर इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन अगर अपने आप पे स्किन और हेयर ट्रीटमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको अगर थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर स्पा कराना है तो आपको सैलून में जाना चाहिए, वहां डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। सो हर एक का एक एक्सपर्टीज है, राइट। आपको उस हिसाब से उसको फॉलो करना है। आजकल हम बहुत आइस फेशियल के बारे में सुन रहे हैं। क्या आइस फेशियल से स्किन ग्लो होता है? So basically ice facial मतलब क्या? You are basically applying a very cold temperature to your skin. Okay, what does cold temperature do to your skin? Temporarily वो आपके pores close करेगा। Okay, आपका puffiness reduce होगा। Okay, puffiness reduce होगा, pores reduce होगे तो आपकी skin जो है वो थोड़ी सी सफेद लगने लगेगी। Okay, it will give a whitish kind of an appearance and that will last only for half an hour. ओह अच्छा, ओके। ओके सो आप रेगुलरली करते हो, डेफिनेटली थोड़ा बहुत एक 5-10% चेंज आ सकता है, बट ऑनेस्टली इट्स नॉट वर्थ इट। क्या वायरल स्किन केयर जो कोरियन स्किन केयर है ये सभी के लिए सिमिलर है? ये बहुत ही मेरा फेवरेट
क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसका जवाब भी बहुत अच्छे से देना चाहूँगी कि क्या आप कोरियन हैं? अगर आप कोरियन हैं, तो आपको कोरियन स्किन केयर ज़रूर करना चाहिए, बट अगर आप इंडियन हैं, तो आपको कोरियन स्किन केयर नहीं सूट होगी। यू हैव टू हुँ, अंडरस्टैंड दैट पीपल इन कोरिया हैव अ डिफरेंट स्किन टाइप, दे हैव थिनर स्किन, उनका यूवी एक्सपोज़र अलग है, उनका मेलानिन कंटेंट अलग है। वी हैव एवरीथिंग डिफरेंट, सो उनकी स्किन केयर रूटीन हमें कैसे सूट होगी? हुँ, you know now very simple thing was they use a lot of snail mucin and all these kind of ingredients, और यहाँ पे मैक्सिमम पीपल सनस्क्रीन ही यूज नहीं कर रहे हैं, यू नो सो हमको बेसिक से पहले शुरुआत करनी है, फिर हम हायर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोच सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉट अ कोरियन, कोरियन स्किन केयर एंड ट्रीटमेंट्स आर नॉट फॉर यू, सिंपल। हुँ। ओके। हर घर में ना बेसन का इस्तेमाल खाने से ज़्यादा चेहरे पे लगाने के लिए भी होता है, ऑल दिस मदर्स वी सी, मतलब मेरी मॉम से लेके उसकी मॉम तक हम सब बेसन के ऊपर बहुत प्रेशराइज़ करते हैं। सो क्या आज भी हमें बेसन से ही फेस वॉश करके काम चलाना है? सी अगेन मैं वही कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आई एम अगेंस्ट डीआईवाई, ओके, हुँ, बट अगर आज के ज़माने में इफ़ यू हैव गॉट गुड इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल, फिर आप बेसन क्यों यूज़ करोगे? बेसन कब यूज़ होता था? जब कुछ था ही नहीं ना। हुँ, जब हमारी दादीज़ दे हैड टू रियली डिपेंड ऑन दीज़ स्मॉल थिंग, लाइक रोज़ वाटर था, बेसन था, दही था। राइट। उनके पास कुछ और था ही नहीं, तो उन्होंने उसमें से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स थे, टोमेटोज़ एंड हुँ, कच्चा दूध और वो सब। हुँ, अभी हुँ, सिंपल सी बात है, कच्चा दूध का आप एग्ज़ाम्पल ले लो, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। हुँ, अगर आपको लैक्टिक एसिड सीरम मिल रहा है, तो आप कच्चा दूध लगा के रोज़, जिसमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, उसकी स्मेल आती है, तो आप क्यों करोगे ये सब? हुँ, So I think smart skincare is what we should be following, फॉलोइंग rather than something which has been done 50 100 years ago, जिसका आज के ज़माने में रेलेवेंस कम है। कम है, राइट। सनस्क्रीन्स जैसे हम बात कर रहे थे, तो क्या सनस्क्रीन हमें घर पे भी लगाना चाहिए? डेफिनेटली सनस्क्रीन हमें घर पे भी लगाना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली द यूवी रेज कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ गैजेट्स, दे कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ लाइटिंग्स दीज डेज। हुँ, सो ऐसा तो नहीं है कि यूवी रेज से हम प्रोटेक्ट हो रहे हैं अपने आप हुँ, घर, बिकॉज वी आर एट होम। सो यस, सनस्क्रीन घर पे भी लगाना ज़रूरी है। ओके। आजकल बायोटिन और ग्लूटाथियोन के ना टैबलेट्स बहुत मार्केट में सुनने में आ रहे हैं। सो क्या वो सभी के लिए लेना चाहिए कि नहीं? सो बायोटिन इज़ वन ऑफ द सप्लीमेंट्स हुँ, जो हम हेयर सप्लीमेंट बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। ओके। दूसरी चीज़ ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिन्हें हमने स्किन लाइटनिंग टैबलेट्स का नाम देके उनको काफ़ी बदनाम कर दिया है। एंड उसका यूसेज भी बहुत ज़्यादा हुआ है, जो नॉट अंडर कंट्रोल है। माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ दैट ग्लूटाथियोन अगर आप एक एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से लेते हो, तो इट इज़ अ वेरी गुड मॉलिक्यूल। अगेन कौन सा लेने का, योर डॉक्टर विल रिकमेंड कौन सा मॉलिक्यूल अच्छा है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि डायमंड सस्ता वाला भी मिलता है, महंगा वाला भी मिलता है, हुँ, अच्छा वाला भी मिलता है, नकली वाला भी मिलता है। सो डू टेक योर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन कि कौन सा ग्लूटाथियोन मॉलिक्यूल हमें लेना चाहिए। एंड फ्रॉम द बायोटिन पर्सपेक्टिव, मेरे हिसाब से रादर देन ओनली बायोटिन, लॉट ऑफ टाइम्स आयरन, बी 12, D3, ये सब चीज़ें अगर हम अच्छे से ले, हुँ, तो दे विल बेनिफिट मोर। ओके। क्या आप हमें कुछ क्विक टिप्स दे सकते हैं कि जो हम घर पे फ़ॉलो करें हेल्दी स्किन के लिए? सिंपल सी चीज़ है, स्किन केयर रूटीन रेगुलरली फॉलो करना है, उसमें हम कोई भी टाइप का लेजीनेस नहीं ला सकते कि मैं आज भूल गई। दूसरी चीज़, हमेशा हर रोज़ रात को मेकअप निकाल के सोना है। अ लॉट ऑफ टाइम पीपल आर वेरी लेजी टू रिमूव देयर मेकअप। हुँ, तीसरी चीज़, अगेन जैसे मैंने बोला, एक ग्रीन और एक कलर, हुँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हर रोज़ लेने हैं। एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट, अगर आप डॉक्टर से कंसल्टेशन ले चुके हो, तो कोई भी जो भी एक्टिव आपको सजेस्ट किया है, इट कैन बी ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिडिक, जो भी है, वो आप रेगुलरली रात में लगा सकते हो। ओके, सो दैट शुड बी गुड इनफ टू कीप अ गुड रेडिएंट स्किन। ओके। जैसे हम स्किन केयर रूटीन आप बता रहे थे, तो क्या आप हमें स्पेसिफिक बता सकते हैं कि वो सुबह करना चाहिए या रात में करना चाहिए और उसका प्रोसेस क्या है?
तो एज़ आई सेड सुबह आपको फेस वॉश, हुँ, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन लगाना है। हुँ, रिपीट दिस होल प्रोसेस आफ्टर 4 टू 5 आवर्स, ओके। ओके? रात में रिमूव योर मेकअप, डबल क्लेंजिंग जैसे हम बोलते हैं कि पहले रिमूव मेकअप, देन वॉश योर फेस, देन अप्लाई योर मॉइस्चराइज़र एंड योर एक्टिव्स। तो ये बहुत हो गया, मतलब बहुत लोग 5 स्टेप, 10 स्टेप स्किन केयर हुँ, रूटीन करते हैं, हुँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ओके। अब हम स्किन से हेयर के ऊपर श्योर। शिफ्ट करते हैं क्योंकि हेयर फॉल ये बहुत मेजर कंसर्न है। तो इसके रीज़न्स क्या है कि ये सडनली इट्स एन आउटबर्स्ट आई फील? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये समझना चाहिए कि हेयर के साइकिल्स होते हैं। हुँ, देयर इज़ अ ग्रोइंग फेज़, देयर इज़ अ रेस्टिंग फेज़ एंड देयर इज़ अ फॉलिंग फेज़, ओके? ओके। तो अगर ये बात अगर आप समझोगे तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ फ्यू साइकल्स इन योर लाइफटाइम जहाँ पे आपके बाल गिरने ही वाले हैं। इट्स अ फॉलिंग फेज़, ओके? तो उस वक़्त पैनिक ना होते हुए, इफ यू मेक श्योर कि आपके कोई डेफिशिएंसीज नहीं है, आप आपका जो भी रूटीन है हेयर का वो फॉलो कर रहे हो, तो वो फेज निकल जाता है। हुँ, इंपॉर्टेंट अगेन, ग्रोइंग फेज में अगर आपकी बॉडी डेफिशिएंट है तो वो ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी और इसीलिए आपके बाल वीक रह जाएंगे। तो इसीलिए ऑल दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। जब हम हेयर केयर की बात करते हैं ना, तो बहुत लोग बोलते हैं कि तेल लगाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए। अदर कंपनीज़ प्रमोटिंग हेयर ऑयल जो बोलते हैं कि तेल लगाने से सडनली यू विल हैव लॉन्ग एंड शाइनी हेयर। सम से दैट ऑयलिंग का कोई मतलब ही नहीं है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट बीइंग अ डॉक्टर? एज अ डॉक्टर, हेयर ऑयल इज गुड फॉर नरिशिंग योर स्कैल्प, मतलब आपके स्कैल्प को हाइड्रेट रखने के लिए हेयर ऑयल ठीक है, हुँ, ओके? उसमें भी अगर आप प्योर कोकोनट वर्जिन ऑयल यूज़ करते हो तो वो बहुत बेहतर है। बट अगर आप मुझे पूछोगे कि हेयर ऑयल से मेरे बाल बढ़ेंगे, तो ये मिथ है। ओके। इनफैक्ट मेरे पेशेंट्स जो भी आते हैं, अगर उनको हेयर फॉल है तो हम बोलते हैं कि कोई भी टाइप का ऑयल नहीं लगाना है, कोई भी टाइप का मसाज नहीं करना है, कोई भी टाइप का हेयर स्पा भी नहीं करना है। ओह! अगेन लॉजिक वेरी सिंपल, आप समझिए, आप हेयर स्पा और कंडीशनर में क्या करते हो, आप एक थिक क्रीम आपके हेयर शाफ्ट को लगा रहे हो। अगर आपका बाल ऑलरेडी रूट से वीक है तो वो प्रेशर से और नीचे आएंगे। आप जब हेयर मसाज करोगे ऑलरेडी वीक रूट्स है आपके, तो वो हुँ, उनको और फ्रिक्शन से गिरा देगा, हुँ, यू नो। बट हेयर ऑयल इज गुड फॉर हाइड्रेटिंग, जिनकी स्कैल्प बहुत ड्राई है उनके लिए आप अगर एक विदाउट टू मच ऑफ फ्रिक्शन वाला मसाज करते हो तो इट्स गुड इनफ। बट अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे बाल लंबे घने हो जाए, जो हुँ, पता नहीं एड्स में वगैरह हुँ, दिखाते हैं, तो हुँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला ओह! अब मैंने ना बहुत ही उल्टा सुना था। है। मैं सैलून जाती हूँ और जब वो हाथ मतलब देखते हैं कि अरे ये हेयर फॉल है, तो वो बार-बार बोलते हैं कि यू कम फॉर स्पा, यू कम फॉर ऑयल ट्रीटमेंट्स। अभी आपको लॉजिक समझ में आ Yeah. गया है। With hair treatments, dandruff is something जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो इसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट्स हो सकता है? तो डैंड्रफ इज अ टाइप ऑफ फंगस, सबसे अच्छा। पहले। और फंगस को हम एंटी फंगल ट्रीटमेंट करते हैं, इसीलिए एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज करना बहुत जरूरी है, रेगुलरली यूज करना बहुत जरूरी है। हुँ, देर आर टाइम्स वे डैंड्रफ अगर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हो, तो फिर कोई एक मेडिसिन होते हैं जो हम स्कैल्प को लगाने के लिए देते हैं। यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि डैंड्रफ की वजह से कभी कभी फेस पे या बैक पे पिंपल्स आते हैं, तो वो हाँ, भी हम ट्रीट करते हैं। बट डैंड्रफ एज अ स्कैल्प इशू इज अ फंगल इन्फेक्शन। ओके। अगर आप ये समझ लो तो आप समझो, फिर अगर हम ऑयल करेंगे तो डैंड्रफ बढ़ जाएगा, ओह! ओके, ओके? हाँ। क्योंकि वो फंगस है, फंगस को वेट एरियाज बहुत पसंद है, आप जितना उसको वेट रखोगे वो और फ्लरिश हो जाएगा। बट यही चीज बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि वो डैंड्रफ है या ड्राई स्कैल्प है। अगर हुँ, ड्राई स्कैल्प है तो वो ऑयल उसको ठीक करेगा, ठीक करेगा। लेकिन डैंड्रफ है तो डैंड्रफ बढ़ जाएगा। ओके। व्हाट इज़ दिस विथ ये जो दही लगाना बोलते हैं या ऑनियन शैम्पूज़ आजकल मिल रहे हैं फॉर डैंड्रफ। सो See, I am not an Ayurvedic doctor, so I will not comment on specific ingredients. हुँ, But again, yogurt is has got an acid. हुँ, It kind of works on scalp cleansing. हुँ, But again, मैं यही कहूँगी कि anti dandruff shampoos are far more better than doing such kind of remedies. ओके। जब हम शैम्पूइंग के लिए बात कर रहे हैं, तो अब शैम्पूज़ में आजकल बहुत डिफरेंट-डिफरेंट शैम्पू आ रहे हैं विथ विथ केमिकल, विदाउट केमिकल। सो व्हाट काइंड ऑफ शैम्पू शुड वी यूज़? और
हर रोज शैम्पू करना चाहिए कि नहीं? सो वी डू हैव सर्टेन रिकमेंडेशंस हमारे क्लिनिक में, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री एंड ऑल दोज मेडिकेटेड शैम्पूज हम रेकमेंड करते हैं। एंड इफ़ यू हैव अ ऑयली स्कैल्प, मतलब जो स्कैल्प बहुत ऑयल छोड़ता है, आप उसको हर ऑल्टरनेट डे हेयर वॉश कर सकते हो। हुँ, अगर आपका स्कैल्प काफ़ी ड्राई है, तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार मैक्स हेयर वॉश कर सकते हो। उससे ज़्यादा हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं। ओके। मतलब जो बोलता है ना कि हर रोज़ सुबह फिर हेयर वॉश करके ही निकलना है, नहीं तो बाल खराब हो जाते हैं। आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड। अगेन आपके स्कैल्प टाइप पे डिपेंड है। अगर आपका हुँ, स्कैल्प ड्राई है और आप रोज़ हेयर वॉश करोगे, तो यू विल हैव एक्सट्रीम ड्राइनेस, इचिंग एंड स्केलिंग, मतलब जो डैंड्रफ जैसा दिखता है बट डैंड्रफ नहीं है, वो वाली स्केलिंग हो जाएगी। ओके। एंड व्हाट इज़ इट विथ लाइक इफ आई वांट टू बाय अ शैम्पू ओवर द काउंटर तो क्या मुझे ध्यान रखना चाहिए शैम्पू खरीदते वक़्त? अगेन जैसे मैंने कहा कि हार्श शैम्पूज़ नहीं लेने हैं, हुँ, ओके? अगर आपके बाल ब्रिटल है, मतलब पतले हैं, हुँ, तो आपको सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पूज़ डेफ़िनेटली लेने हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको शैम्पू कितनी बार करना है, हुँ। दैट विल ऑल्सो डिसाइड द फेट ऑफ द हेयर। ओह! ओके। And what is it with this almond hair oil and lot of different hair oils coming out now? अगेन एज़ आई सेड, इट इज़ फॉर हाइड्रेशन ऑफ स्कैल्प। आप अच्छे क्वालिटी का तेल यूज़ करो स्कैल्प पे, इट विल हाइड्रेट द स्कैल्प। सो बहुत बार मेरे क्लिनिक में काफ़ी ऐसे केसेज़ आते हैं वेयर अ वुमन प्रोबेबली इन हर 35-40 एज ग्रुप होता है, और अक्सर मुझे कहते हैं कि डॉक्टर मैं अपने फेस से खुश नहीं हूँ। हुँ, नो दैट इज़ समथिंग आई हैव सीन सो कॉमनली कि फिर उनको हम काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एस्थेटिक्स में मैंने एक जो चीज़ सीखी है कि वो है काउंसलिंग। हुँ, अब बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हो क्योंकि कोई और रीज़न हो सकता है, जो मन में अंदर अपने आप को खा रहा है। तो उस वक़्त आप कितने भी ट्रीटमेंट्स करो, महँगे ट्रीटमेंट्स करो, कुछ भी करो, अगर वो अंदर वाली चीज़ है तो वो खुश नहीं होगी। एंड हुँ, एस्थेटिक्स इज़ ऑल अबाउट लुकिंग गुड एंड फीलिंग गुड। इट्स नॉट जस्ट कि आप कैसे दिख रहे हो। हुँ, सो मैं एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि एक लेडी मेरे पास आई थी, शी वाज़ इन हर 40s एंड हमने सब ट्रीटमेंट्स उन पे कर दिए थे, स्किन भी अच्छी हो गई थी, बट हर बार उनकी कन्वर्सेशन इसी चीज़ से शुरू होती थी कि डॉक्टर मैं खुश नहीं हूँ। ओह! आई थिंक मुझे ना कुछ और करना चाहिए। और जैसे कि इन ब्यूटी एस्थेटिक्स मेरे क्लिनिक में हमारा एक बेसिक चीज़ है कि हम काउंसलिंग हर पेशेंट का करते हैं। तो उस वक़्त मैंने उनसे बातचीत शुरू की, और बातचीत करते-करते मुझे ये समझ आया कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम एम्प्टीनेस सिंड्रोम। मतलब उनके जो हुँ, बेटी या बेटा थे, वो हाल ही में फॉरेन कंट्री में गए थे, और हस्बैंड बहुत बिज़ी रहते हैं, तो उनको कोई घर पे एक एंटरटेनमेंट सा हुँ, नहीं रहा हुँ, था, हुँ, और वो बोरियत की शिकार हो गई थी, लोनलीनेस। लोनलीनेस, एंड दैट इज़ अ रीज़न कि हम कुछ भी करें, उनको वो सैटिस्फैक्शन नहीं आ रही थी, सो राइट, दैट इज़ वेयर एस्थेटिक्स एंड काउंसलिंग कम्स हैंड इन हैंड। तो हमने उनको काउंसिल किया कि यू शुड जॉइन सम ग्रुप्स, हुँ, यू शुड जॉइन सम डिफरेंट कोर्सेज़, क्योंकि 40 तो ऐसी कोई उम्र नहीं थी उनकी कि शी कैन नॉट स्टार्ट समथिंग न्यू। राइट, सो ऐसे मैंने बहुत सारे वुमेन के एग्जांपल्स देखे हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक जो थे मेरे पेशेंट, शी वाज अराउंड 45, कुछ भी हो, शी वाज फीलिंग फटीग, उनको वो फ्रेशनेस नहीं लग रही थी, हमने सब ट्रीटमेंट सब सप्लीमेंट्स कर दिए थे, एंड she was reluctant to share her blood reports to me, and I was like और क्या करना है। And then finally after that counseling process and everything, she said कि डॉक्टर मुझे डायबिटीज हुआ है। हुँ, एंड वो एक अपने आप में शी वाज इनटू अ कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मुझे डायबिटीज कैसे हो सकता है, एंड दैट वाज किलिंग हर। इट वाज मेकिंग हर फील वेरी बैड अबाउट हरसेल्फ कि मैंने जिंदगी भर एक्सरसाइज किया है, मैंने जिंदगी भर डाइट किया है, मैंने सब सही किया है, और फिर भी मुझे डायबिटीज हो गया, हुँ, दैट इट वाज सच अ शॉक टू हर। And that is where then the counseling happened, that it is okay to accept the condition. हुँ, Or from then onwards, her life changed. The acceptance made her feel comfortable with her current situation. राइट,
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार हमारी जो एक अंदर वाली जो चीज़ें होती है, जो हम बाहर बोल नहीं पाते हैं, दैट कम्स आउट इन डिफरेंट वेज़, यू नो, कि कोई किसी को डिप्रेशन है, कोई किसी को एंग्ज़ायटी है और उनका स्किन एकदम से डल हो जाती है या फिर उनको हेयर फॉल होने लगता है। इसीलिए एट ब्यूटी एस्थेटिक्स काउंसलिंग इज़ मैंडेटरी। आपका जो एक रूट कॉज़ है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आपको परफेक्टली ट्रीट कर सकें। नाइस, वाओ! स्किन ग्लो के लिए एक हैबिट जो हर किसी को करनी चाहिए। Sleep properly for 7 to 8 hours हुँ, and wash your face morning and night. ओके। व्हाट इज़ बेटर हेयर ऑयल या हेयर सीरम? For scalp, hair oil यूज़ कर सकते हो। For shaft of the hair, serum. ओके। और ये जो व्हाइट हेयर का इश्यू बहुत जल्दी आ रहा है, तो ये रिवर्स हो सकता है? If it is in a young person और genetics involved नहीं है, deficiencies है तो yes, otherwise नहीं। ओके। एक स्किन केयर मिस्टेक जो 90% लोग हमारे यहाँ करते हैं। पिंपल फोड़ना। People love pricking and squeezing out pimples, जो बहुत ही खराब आदत है। मेकअप को लेकर सबसे कॉमन मिथ्स क्या है? मेकअप का मिथ ये है कि हर एक को हर चीज़ सूट होगी। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेकअप में भी प्रोडक्ट्स में टाइप्स होते हैं, ऑयली हुँ, स्किन के प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्राई स्किन के प्रोडक्ट्स होते हैं एंड कलर्स। बहुत बार मैंने देखा है कि आप बस एक प्रोडक्ट उठा लेते हो, ना उसका शेड देखते हो, हुँ। आपके स्किन को वो सूट हो रहा है। बहुत बार यू आल्सो मस्ट हैव सीन कि बहुत लोग मेकअप करके फिर बहुत कभी-कभी व्हाइट दिखते हैं हाँ, या फिर कभी-कभी डार्क या पैची येलो भी भी दिखता दिखते है। हैं, हाँ, पैची भी करेक्ट। दिखते हैं। सो आई थिंक the common myth in makeup is you have to again go to the expert and understand the color scheme. ओके। क्या हेयर कलर बालों को खराब कर देते हैं? If you do it routinely, बहुत बार, बहुत regularly, yes, because hair color is a chemical. हुँ, We do have medicated hair colors in our clinic, no doubt regarding that. But again, it is a form of a chemical, right? हुँ, So if you see, मैंने खुद ने कलर करना कब से बंद कर दिया है, because I think जितना आप नेचुरल रहोगे उतने बाल टिकेंगे एंड एंड में अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना है तो कम से कम केमिकल यूज करेंगे। तो अगर हम इन जेनेरिक लेमैन को या कॉमनली सबसे ज़्यादा ऑडियंस के लिए अगर आपको एक मैसेज देना है कि एस्थेटिकली भी और लाइफ़स्टाइल वाइज़ भी कैसे अच्छे लगे और क्या करें उसके लिए? एज अ वुमन ऑफ 45, मेरा एक एडवाइस रहेगा फॉर वुमेन इज दैट कि प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। हुँ, खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद का एक रूटीन बनाइए, वेदर इट इज स्किन केयर रूटीन हो सकता है या लाइफस्टाइल रूटीन होता है, बट वो मेंटेन कीजिए। हर साल एवरी ईयर डू योर ब्लड टेस्ट, जर्नलिंग कीजिए। बहुत बार हम मेंटल हेल्थ को बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हुँ, हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी ऑल गिव गुड इम्पोर्टेंस टू मेंटल हेल्थ। सो जर्नलिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। आपको अगर जर्नलिंग पता नहीं है तो आप गूगल कर सकते हो जर्नलिंग क्या हुँ, चीज़ होती हुँ, है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट निग्लेक्ट स्मॉल सिम्टम्स, यू नो। या बहुत बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को निग्लेक्ट कर देते हैं एंड फिर वो आगे जाके बढ़ के एक बहुत बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई हैड अ रीसेंट एग्जाम्पल, बट फॉर मेन आई वुड ऑनेस्टली सजेस्ट दैट इट्स ओके टू ओपन अप। मर्द को भी दर्द होता है, हुँ, जैसे मैं बहुत बार बोलती हूँ कि एक एक ज़माना था जब अमिताभ बच्चन जी ने बोल दिया था, बट मेरे हिसाब से नाउ इट हैज़ चेंज। तो माय सिंसियर एडवाइस टू ऑल मेन इज ओपन अप, बी ट्रू टू योरसेल्फ, डोंट गो अंडर दैट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कि बस मुझे ऐसा ही रहना है क्योंकि मैं मर्द हुँ, हूँ। Do follow skincare because women do like good looking men and they do हुँ, appreciate a good skin and a handsome man. And trust me, वो जो एक definition थी कि rugged and बहुत हुँ, rough वाले men, आजकल वो trend है नहीं। You can ask the Gen Zs also. So open up, be vulnerable, be open, and take care of yourself. Each one needs to take care of yourself. वाओ! व्हाट अ वंडरफुल थॉट टू एंड द कन्वर्सेशन विद। Thank थैंक यू you. सो मच फॉर सच एन इंसाइटफुल कन्वर्सेशन। Thank you. काफ़ी ज़्यादा
मेरे लिए भी कुछ-कुछ चीज़ें शॉकिंग थी एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें होगी जो यू नो आई ओपनर जैसे होगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। तो अगर आप हमें एंड तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी वंडरफुल कन्वर्सेशन के काफ़ी छोटे-छोटे रील्स बनाकर हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे जो आप क्विकली देख पाओ और बार-बार देख पाओ। सो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों तक ये रील्स शेयर कीजिए। थैंक यू।